इस वीडियो में हम पौधों के विकास में सहायक तत्वों एवं उर्वरकों का नियंत्रण और विभिन्न अवस्था में उर्वरकों या पोषक तत्वों के अनुपात को फार्मूला के माध्यम से जानेंगे। हाइड्रोपोनिक पद्धति के अंतर्गत बताना चाहेंगे कि पौधों को पत्तेदार एवं फलदार सब्जियों के दो श्रेणियों में बांटा गया है। पत्तेदार सब्जियों में विभिन्न प्रकार के साग, पत्ता गोभी आदि को रखा जाता है, अर्थात जिसमें फूल और फल नहीं आने वाले पौधों को पत्तेदार सब्जी की श्रेणी में रखा गया है और फूल और फल लगने वाले पौधों को फलदार पौधों की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही फलदार सब्जियों के विकास के क्रम या अवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। पौधों के विकास क्रम या अवस्था में जब पत्तियों का विकास होता है, उस अवस्था को वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज कहा जाता है। दूसरा अवस्था जब पौधों में फूल आने लगते हैं, उस अवस्था को फ्लावरिंग स्टेज कहा जाता है तथा तीसरा अवस्था जब पौधों में फल आने लगते हैं, जिसे फ्रूटिंग स्टेज कहते हैं। अब हम जानेंगे पौधों के विकास के लिए क्या आवश्यक है, जिसमें प्रथम प्रकाश, दूसरा पानी तथा तीसरा पोषक तत्व होता है। हम प्रकाश के लिए सूर्य की रोशनी पर निर्भर करते हैं। पौधों के तीनों अवस्थाओं में रोशनी का अनुपात भी अलग अलग होता है। हाइड्रोपोनिक में हम प्रकाश को लक्स में मापते हैं। पौधों के वेजिटेटिव ग्रोथ के समय 15,000 से 55,000 लक्स रोशनी की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में पौधों को 45,000 से 70,000 लक्स रोशनी की आवश्यकता होती है। साथ ही पत्तेदार सब्जियों को प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे तथा फलदार पौधों को कम से कम 8 से 10 घंटे सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। पौधों के विकास में दूसरा कारक पानी है, जिसका TDS 0 से 150 ppm तक होना चाहिए। पौधों के विकास में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषक तत्व है। पौधों को दिए जाने वाले पोषक तत्व सभी अवस्थाओं में लगभग एक ही होते हैं, मगर प्रत्येक स्टेज में पोषक तत्वों की मात्रा का अनुपात अलग अलग होता है। अब हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक कृषि पद्धति में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में। इसमें NPK, इप्सम साल्ट, कैल्शियम नाइट्रेट, FEDTA, माइक्रो न्यूट्रिशन आदि है। पौधों के विभिन्न स्टेज या अवस्था के आधार पर इन्हीं पोषक तत्वों के अनुपात को घटा या बढ़ाकर पौधों को घोल के माध्यम से दिया जाता है। पौधों के शुरुआती दिनों में बीज से अंकुरित होने से 2 चर पत्तियां आने तक ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पौधों का विकास जैसे जैसे होगा, हमें पोषण तत्वों का अनुपात भी घटना या बढ़ाना पड़ेगा। अब हम वेजिटेटिव स्टेज अर्थात पौधों के पत्ती के विकास की अवस्था में विभिन्न पोषक तत्वों का अनुपात को जानेंगे या उस स्टेज में दिए जाने वाले पोषक तत्व का फार्मूला को जानेंगे। इस अवस्था में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उर्वरक या पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिसमें पहला NPK 19:19:19 5 से 6 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 3 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे इप्सम साल्ट भी कहा जाता है 1.50 ग्राम तथा माइक्रो न्यूट्रिशन 0.50 ग्राम दिया जाता है। पोषक तत्वों का घोल तैयार होने के बाद इसका TDS 300 से 400 के बीच होना चाहिए और pH 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अब हम पौधों की दूसरी अवस्था अर्थात फ्लावरिंग स्टेज अर्थात जब पौधों में फूल आने की अवस्था हो तब दिए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। इस अवस्था में भी 4 प्रकार के पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिनमें पहला NPK 0:52:34 8 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 4 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे इप्सम साल्ट भी कहा जाता है 2 ग्राम तथा माइक्रो न्यूट्रिशन 1 ग्राम दिया जाता है। यह फार्मूला भी 5 लीटर पानी के लिए है। पानी में पोषक तत्वों का घोल तैयार होने के उपरांत घोल का TDS 500 से 800 के बीच होना चाहिए और pH 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अब हम पौधों की तीसरी अवस्था फ्रूटिंग स्टेज अर्थात जब पौधे में फल लगना प्रारंभ होते हैं
तब दिए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। इस अवस्था में भी 4 प्रकार के पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिनमें पहला NPK 4:18:38 10 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 5 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे इप्सम साल्ट भी कहा जाता है 3 ग्राम तथा माइक्रो न्यूट्रिशन 2 ग्राम दिया जाता है। यह फार्मूला भी 5 लीटर पानी के लिए है। पानी में पोषक तत्वों का घोल तैयार होने के उपरांत घोल का TDS 800 से 1200 के बीच होना चाहिए और pH 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। यहाँ बताए गए सभी फार्मूला 5 लीटर पानी के लिए है। अगर पानी की मात्रा कम या अधिक रखना हो तब उसी अनुपात में पोषक तत्वों की मात्रा को भी कम या अधिक किया जाना होगा। साथ ही एक बात का और ध्यान देना होगा कि जिस पानी में पोषक तत्वों का घोल तैयार करना हो उस पानी का TDS 100 से 150 ppm के बीच होना चाहिए। अगर RO के पानी का उपयोग किया जाए तो अधिक उत्तम होगा। पत्तेदार सब्जियों के लिए हम वेजिटेटिव स्टेज वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब हम घोल के TDS एवं pH के नियंत्रण कैसे करेंगे के बारे में समझेंगे। घोल तैयार होने के उपरांत अगर TDS का मान निर्धारित सीमा से ज्यादा हो तो उस घोल में सदा पानी मिलाकर उस घोल को निर्धारित मान तक लाएंगे और अगर निर्मित घोल का TDS निर्धारित मान से कम हो तो सभी पोषक तत्वों को उस घोल में मिलाएंगे और उस घोल को निर्धारित TDS मान तक लाएंगे। pH के नियंत्रण के लिए हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड तथा नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। अगर घोल का pH निर्धारित मान से अधिक हो तो वैसी अवस्था में हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर घोल का pH मान नियंत्रित करते हैं और अगर घोल का pH निर्धारित मान से कम हो तो उस घोल में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर घोल के pH मान को नियंत्रित करते हैं। बाजार में उपलब्ध पोटासियम हाइड्रोक्साइड तथा नाइट्रिक एसिड का उपयोग करने के लिए हमें पहले से उसका अलग से घोल तैयार करना होगा, जिसमें 1 लीटर पानी में 50 ml नाइट्रिक एसिड तथा 1 लीटर पानी में 5 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करना होगा। इन pH नियंत्रकों को पोषण तत्वों के घोल का नियंत्रण करते समय 1 या 2 बूंद को अच्छी तरह से पोषक तत्वों के घोल में मिलाकर उसका pH नियंत्रण करना पड़ता है।